हेलो एवरीवन। ठीक है, सो अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। इससे पहले जो अभी हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम का कहाँ यूज होता है? देखिए, एक्चुअली आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये चीज आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? जब जब आपने डिवीजन पढ़ा है तब आपने क्या पढ़ा है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम ही पढ़ा है। इसी एल्गोरिदम के बेसिस पे हम लोग अपना डिवीजन का सारा क्वेश्चन सॉल्व करते थे, लेकिन इसको थोड़ा एक्सपेंड करके हम लोग इसके एप्लीकेशन से क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। इसके एप्लीकेशन से हमें मिलेगा एचसीएफ। ठीक है, फिर इसी में हम लोग एलसीएम निकालना भी देखेंगे कि एलसीएम किस तरीके से निकाल सकते हैं इसकी मदद से। ठीक है, तो ये जो मेन दो टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, हम लोग इस चीज में सीखेंगे। फिर इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी नंबर को रेशनल नंबर है या वो इरेशनल नंबर है वो प्रूफ किया जाए। ठीक है, तो हम लोग ये प्रूफ करना भी सीखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर नंबर दिया हुआ है हमें, वो रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आज हम लोग कवर करेंगे और आज हमारा पहला चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, जो कि हमारा रियल नंबर्स वाला चैप्टर था। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग सेकंड टॉपिक पे जाएंगे, सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, डेफिनेशन मैं नहीं लिखाऊंगा क्योंकि डेफिनेशन का यूज कहीं भी नहीं है, मैथ्स में डेफिनेशन नहीं पूछा जाता। आप बस टॉपिक को ध्यान से समझिए। ठीक है, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि अगर आप एक बार इसको कैच कर लेंगे ना तो ये चैप्टर्स कभी आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या बोलता है। जैसे हमें पता था कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का जो एक्सपेंशन है वो क्या है? a इक्वल्स टू बी इंटू क्यू प्लस r1। ठीक है, तो r1 की जो रेंज थी वो कहां से कहां तक थी? r1 लेस देन b था एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। राइट, अब यहां पे देखिए, अगर r1 0 हो जाता है, इफ r1 इक्वल्स टू 0, तो एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल्स टू बी हो जाएगा। अगर ये r1 0 हो जाता है तो a और b का जो हमारा एचसीएफ है वो b इटसेल्फ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन आएगा कि अगर r1 0 नहीं होता है, इफ r1 डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अगर r1 0 नहीं होगा तो ये फिर एक नेक्स्ट स्टेप में चला जाएगा। जैसे आप लोगों को याद होगा, बचपन में हम लोग लॉन्ग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते थे। ठीक है, मैं जब इसके बाद एक क्वेश्चन लूंगा तो उसमें आपको बेटर वे में समझ में आएगा। तो अगर r1 0 नहीं होता है तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q1 इंटू r1 प्लस r2। ठीक है, तो b अगर r1 0 नहीं होता है तो b इसका एचसीएफ नहीं होगा, तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप आगे चले जाएंगे, जहां पे हमारा b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? q1 इंटू r1 प्लस r2। जैसे मैं इसको आपको एक्सपेंड करके बताता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं। मान लीजिए ये b है, इसको हम लोग a से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये q टाइम्स हमने किया तो यहाँ पे a इंटू क्यू आ गया, और जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो आ गया r1। तो अगर r1 0 आ गया, r1 इक्वल्स टू 0, यानी हमारा रिमाइंडर 0 है, तो b ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। लेकिन r1 अगर 0 नहीं आ रहा, r1 नॉन जीरो नंबर है, तो यहाँ पे फिर से b आ जाएगा और ये q1 टाइम्स जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका r1 q1, और फिर रिमाइंडर मान लीजिए r2 आ गया। तो अगर r2 0 हो गया तो r1 और b का जो एचसीएफ है वो क्या हो जाएगा? r1 ही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, यहां पे हम लोग b लेंगे और यहां पे हम लोग a लेंगे, तो ये हो जाएगा b इंटू क्यू। ठीक है, तो अगर यहाँ पे r1 0 नहीं होता है तो r1 और b का जो, अगर r2 0 हो जाता है तो r1 और b का जो एचसीएफ होगा, अगर r2 0 हो गया तो r1 और b का एचसीएफ क्या हो जाएगा? r1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर r2 0 नहीं होता है तो फिर से ये, इसको हम लोग क्या करेंगे? फिर से आगे प्रोसीड करते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर r1 0 हो गया तो एचसीएफ ऑफ a एंड b कितना हो जाएगा? b, ये हमारा एचसीएफ हो जाएगा। लेकिन अगर r1 0 नहीं होता है तो b इक्वल्स टू क्या हो गया? q1, यहां से भी देख सकते हैं b इक्वल्स टू क्या हो गया? q1 इंटू r1 प्लस r2।
फिर यहां से एक कंडीशन आएगा कि अगर R2 इक्वल्स टू 0 हो गया तो HCF ऑफ B एंड R1 ये क्या हो जाएगा, R1 के बराबर हो जाएगा। B और R1 का HCF जो हो जाएगा R1 के बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर R2 0 नहीं हुआ तब फिर से ये आगे बढ़ेगा और R1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, R2 इंटू Q2 प्लस R3, ठीक है। और ये इसी सीक्वेंस में बढ़ता चला जाएगा, इसी सीक्वेंस में ये बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखने में भले ही आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, लेकिन ये कुछ नहीं है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो हम लोग HCF निकालते थे बचपन से, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बोलते हैं। बचपन में आपने कई बार HCF LCM निकालना सीखा होगा, ठीक है। तो यहां पे अगर देखिए मान लेते हैं 210 एंड 55, ठीक है, ये दो नंबर ले लिया हमने A और B की जगह, और इसका क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो जो स्मॉलर नंबर है उसको डिवाइड करते हैं, 55 को 210 को 55 से डिवाइड करते हैं। तो हमें पता है कि 55 इंटू 4 करेंगे तो वो कहीं ना कहीं 210 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स हम लोग करते हैं, 5 3 आर 15, 5 3 आर 15 और 1 16। तो जो हमारा रिमाइंडर बच गया वो बच गया 45, ठीक है। अब देखिए ये रिमाइंडर है यानी R है, R1 है, तो R1 क्या 0 आया, नहीं आया। R1 0 नहीं आया तो ये नेक्स्ट स्टेप एक बार और प्रोसीड होगा। तो हम लोग 210 को लिख सकते हैं, डेट इज A को लिख सकते हैं हम लोग क्या, B इंटू Q यानी 55 इंटू 3 प्लस R यानी प्लस 45, ठीक है। तो 55 इंटू 3 करेंगे प्लस उसमें 45 करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 210 मिल जाएगा। अब देखिए ये हमारा R1 है, ये क्या है हमारा, कुछ नहीं, R1 है, ये हमारा B हो गया और ये हो गया हमारा Q, ठीक है, या Q1 बोल सकते हैं आप। अब क्योंकि R1 0 नहीं है तो ये नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप और जाएगा, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप एक स्टेप और जाते हैं और ये 45 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 55 1 टाइम्स जाएगा ये 10। तो इस 55 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 इंटू 1 प्लस 10, ये हो गया हमारा R2, ठीक है, ये हमारा R1 और ये हो गया हमारा Q1 या Q2। आप जैसे अगर Q से स्टार्ट कर रहे हैं तो Q1 हो जाएगा, अगर Q1 से स्टार्ट करते हैं तो ये Q2 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए क्या हमारा R2 0 है, तो R2 0 नहीं है तो फिर ये एक स्टेप और आगे जाएगा, ठीक है। ये 4 टाइम्स होता है आपका 40, यहाँ रिमाइंडर बच गया 5। तो 45 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 45 को लिख सकते हैं 10 इंटू 4 प्लस 5, ठीक है। अब फिर देखिए ये अगर हमारा आ गया R3, तो क्या R3 हमारा 0 है, नहीं, R3 0 नहीं है, तो फिर से हम लोग इसको एक स्टेप और आगे लेके जाएंगे, ठीक है। तो 5 2s आर 10, ये कट गया, ठीक है। तो हम लोग 10 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 2 प्लस 0, ठीक है। अब जब ये 0 आ गया, ठीक है, तो ये वाला जो टर्म हमारा बचा यही हमारा क्या हो गया, HCF, ठीक है। जो लास्ट वाला टर्म हमारा बच जाएगा, ठीक है, यहां पे जो हमारा टर्म आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF, जब हमारा फाइनल रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो ये क्या था, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। और ये जो एक्सपेंशन आया था वो कहां से आया था, वो आया था यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से, ठीक है।
तो इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आपको फाइंड आउट करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके किसी भी टॉपिक किसी भी क्वेश्चन का किसी भी दो नंबर्स का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एचसीएफ तब तक नहीं निकलेगा जब तक वो लास्ट में हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बच जाता। ठीक है, तो जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 बचेगा तो ये वाला जो टर्म हमारा बचेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए ये हमने सीखा एचसीएफ निकालना। अब मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं। ठीक है, अब मैंने बताया था कि एचसीएफ निकालना तो हमने सीख लिया। अब एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, मान लीजिए हमारे पास दो नंबर है ए और बी। ठीक है, तो ए और बी का जो एचसीएफ होगा और एलसीएम होगा दोनों में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल्स टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मींस अगर ए का एचसीएफ मान लेते हैं, एचसीएफ को हम लोग यहाँ पे एच से डिनोट कर रहे हैं और एलसीएम को हम लोग एल से डिनोट कर रहे हैं। तो एच इंटू एल इज इक्वल्स टू क्या होगा, ए इंटू बी। इसे आपको बस ध्यान में रखना है कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है वो एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होगा, इक्वल आएगा। इसे हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू भी मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूं। ठीक है, ध्यान से समझिए। मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 2 और एक नंबर है 8। ठीक है, तो 2 और 8 का एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, और एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम हमारा आ जाएगा 8। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना आ गया, ये आ गया 2 इंटू 8 दैट इज 16। और 16 क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स है। 2 इंटू 8 को भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा, 16। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। इसमें आप जितने भी क्वेश्चंस बनाएंगे वो सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक पे नहीं मिला। ठीक है, और एग्जाम में आने के भी चांसेस इस टॉपिक के बहुत 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 रेयर है। ठीक है, शायद ही कभी कभार इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अगर आएगा भी तो बहुत मींस क्या इजी क्वेश्चन होगा, तो आप इसको इजीली बना सकते हैं। अब जो हम लोग टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। 9th में भी आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत रेशनलिटी के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे कि किसी भी नंबर को इरेशनल हम लोग कैसे प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी, कि कोई भी नंबर हमारा दिया हुआ है वो हमारा इरेशनल है, वो प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करने के दो तरीके। अगर कोई नंबर दिया हुआ है वो हमारा रेशनलिटी के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, तो वो रेशनल हो जाएगा। और अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कुछ बेसिक सी चीजें हैं वो समझनी पड़ेगी। जैसे रेशनल नंबर क्या होता है, अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी। ठीक है, ए बाई बी के फॉर्म में होना चाहिए और ए और बी का, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर होना चाहिए वो 1 के अलावा ए और बी प्राइम फॉर्म में रहेगा। ठीक है, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए बाई बी के फॉर्म में वो होना चाहिए। ठीक है, यही पढ़ा हमने। और बी यहाँ पे कभी भी 0 नहीं हो सकता, बी यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। यही हमने पढ़ा था किस चीज में, कि व्हाट इज रेशनल नंबर, नंबर इन द फॉर्म ऑफ ए बाई बी और इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, तो इसको एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल नंबर, कि √2 जो है हमारा इरेशनल है, इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो देखिए
हम क्या करते हैं, सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं कि √2 हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, √2 हमारा रेशनल नंबर है। तो अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा जो एक रेशनल नंबर सेटिस्फाई करता है। और अगर ये सेटिस्फाई नहीं कर पाया, सेटिस्फाई करने में असक्षम रहा, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू a/b लिख सकते हैं, है ना। तो √2 को अगर हम लोग स्क्वायर कर दे दोनों साइड, तो 2 इज इक्वल टू क्या हो गया, a/a² / b²। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, a² इक्वल टू 2b²। ठीक है, अब हमने a² इक्वल टू 2b² लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया ये जो 2 है वो डिवाइड किसको करेगा, a² को डिवाइड करेगा। जैसे हम अगर लिखते हैं 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5, तो ये 2 10 को डिवाइड कर रहा है ना, तभी तो लिख रहे हैं 10 इक्वल्स टू 2 इंटू 5। सिमिलरली अगर हमने लिखा है a² इक्वल्स टू 2b², ठीक है, तो 2 किसको डिवाइड करेगा, a² को डिवाइड करेगा। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स a²। ठीक है, मीन्स 2 a² को डिवाइड कर रहा है। अब कोई भी नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे देखिए, अगर 2 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, इट मीन्स 2 4 को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो 2 अगर a² को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 डिवाइड्स a, 2 a को भी डिवाइड करेगा। और 2 अगर a को डिवाइड कर रहा है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2 इंटू कोई एक कांस्टेंट नंबर मान लेते हैं c, जिसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करने पे हमें a मिल जाएगा। यहां तक हम समझ गए। चलिए मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं, √2 को हमने क्या कर लिया कि रेशनल नंबर एज्यूम कर लिया। अब रेशनल नंबर आ गया तो वो a/b के फॉर्म में हम लिख सकते हैं उसको। हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, 2 इक्वल्स टू a² अपन b²। अब a² इक्वल्स टू कितना आ गया, 2b²। तो 2b² हमने लिखा, इट मींस 2 जो है हमारा a² को डिवाइड करेगा। अब 2 a² को अगर डिवाइड कर रहा है तो 2 हमारा a को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू 2 इंटू c, एक कांस्टेंट टर्म जिसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे a मिल रहा है, क्योंकि अगर 2 a को डिवाइड कर रहा है तो किसी से तो 2 मल्टीप्लाई होगा ताकि वो a के बराबर आ जाए। तो यहां से हमें क्या मिल गया, a इज इक्वल्स टू 2 इंटू c। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, 2 एक फैक्टर है a का, 2 एक फैक्टर हो गया a का। सिमिलरली अब देखिए, a² की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2c²। तो यहां पे हम पुट कर देते हैं a² इक्वल्स टू 2b² दिया हुआ था, तो a² की जगह हम पुट कर देते हैं 2c। तो 2c का अगर हम होल स्क्वायर यहां पे हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2b²। ठीक है, यहां से क्या आ गया, 2c का होल स्क्वायर करेंगे तो 4c² इक्वल्स टू 2b²। ठीक है, तो यहां से क्या मिल गया हमें, यहां से मिल गया b² इज इक्वल्स टू 2c², b² इज इक्वल्स टू 2c²। इस साइड में हटा देता हूं। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमें क्या मिला, b² इक्वल्स टू 2c²। फिर से ऑलमोस्ट सेम कंडीशन आ गया, क्या आ गया कि 2 डिवाइड्स b²। ठीक है, 2 डिवाइड्स b², 2 हमारा क्या कर रहा है, b² को डिवाइड कर रहा है। अब 2 अगर b² को डिवाइड करेगा तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, मींस 2 क्या हो गया, b का एक फैक्टर हो गया। तो अगर 2 b का एक फैक्टर हो गया तो b इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू c लिख सकते हैं। b इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू c। तो यहां पे देखिए 2 एक कॉमन टर्म है जो b का भी फैक्टर है और a का भी फैक्टर है। ठीक है, 2 एक कॉमन टर्म है, एक नंबर है जो b का भी फैक्टर है और a का भी फैक्टर है। मतलब a और b का जो मतलब 1 के अलावा
ए और बी अगर प्राइम नंबर्स हैं तो 1 के अलावा इनका कोई भी फैक्टर नहीं हो सकता। लेकिन यहां पे क्या निकल के आ रहा है कि 2 एक ऐसा नंबर है जो 1 के अलावा बी और ए का फैक्टर है, मींस ए और बी का एक से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। तो अगर एक से ज्यादा फैक्टर आ रहा है तो ए और बी प्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन, कि हमने जो माना हुआ था कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर नहीं आ रहा, क्योंकि अगर रेशनल नंबर आता तो बी और ए का 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं आना चाहिए था, लेकिन बी और ए का 1 के अलावा एक फैक्टर आ रहा है 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि √2 जो हमने माना हुआ था उसको ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मींस उसको वो चैलेंज कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है, उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि √2 जो है इज इरेशनल, ठीक है। √2 जो है हमारा इरेशनल नंबर है, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि √2 एक रेशनल नंबर है, तो √2 रेशनल नंबर है तो उसको a बाई बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, तो a स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया 2b स्क्वायर। तो यहां से हमें क्या पता चला कि 2 जो है a स्क्वायर का एक फैक्टर है, मतलब 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो 2 अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, कोई नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को अगर डिवाइड कर सकता है तो उस नंबर को भी डिवाइड कर सकता है। तो a इज इक्वल्स टू हो गया 2c, ठीक है। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर हम लिख सकते हैं यहां से। तो a की जगह हमने 2c लिख दिया, इसको फिर जब सॉल्व किया तो b स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर आ गया। यहां से भी वही पता चल रहा है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर, तो यहां से भी हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड्स b। तो b इक्वल्स टू 2c, तो 2 क्या हो गया b का फैक्टर हो गया, और हमने ये भी निकाला था कि 2 a का फैक्टर हो गया। तो a और b का 1 के अलावा भी और कोई फैक्टर आ रहा है, तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि √2 जो है वो रेशनल नंबर तो नहीं। अब रेशनल नंबर नहीं है तो वो क्या बचेगा, वो इरेशनल नंबर बचेगा। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक और क्वेश्चन अभी लेता हूं, ठीक है। मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करता हूं, एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब हम लोग मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन दिया गया प्रूव डेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। 5 माइनस √3 जो है वो हमारा इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करते हैं, 5 माइनस √3 को रेशनल मान लेते हैं। एज्यूम कर लेते हैं कि 5 माइनस √3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। तो 5 माइनस √3 अगर रेशनल हो गया तो 5 माइनस √3 को हम लोग लिख सकते हैं ना a बाई बी, ठीक है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो √3 को उधर ले जाते हैं और a माइनस बी को इधर ले आते हैं, a बाई बी को इधर ले आते हैं, ये हो गया हमारा √3। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 5b माइनस a बाई बी इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। अब देखिए 5b a बाई बी अगर रेशनल नंबर है, ठीक है, a बाई बी को अगर हम लोग रेशनल नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5b माइनस a बाई बी भी क्या हो जाएगा हमारा रेशनल। ये पूरा टर्म क्या हो गया हमारा रेशनल। लेकिन जैसे हमने √2 को इरेशनल प्रूफ किया था, तो रूट के अंदर कोई भी इंटीजर होता है तो वो हमेशा क्या होगा, इरेशनल होगा। ये याद रखना है, रूट के अंदर अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है हमारा तो वो हमेशा इरेशनल होगा। तो √2 अगर इरेशनल है तो √3 भी इरेशनल हो गया, ठीक है। तो यहां से क्या प्रूफ हुआ कि √3 जो है वो इरेशनल है, लेकिन ये वाला जो साइड आ रहा है वो रेशनल आ रहा है, ठीक है। तो यहां से फिर हमारा जो एजम्पशन हुआ वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जा रहा है। तो इससे क्या प्रूफ हो रहा है कि 5 माइनस 3 जो है वो रेशनल नहीं होगा, 5 माइनस √3 वो इरेशनल होगा। समझ में आ गया। तो इसी तरीके से मतलब आप लोग
क्या कर सकते हैं, सारे क्वेश्चंस के ऑलमोस्ट सॉल्व कर सकते हैं, जितना भी आपके बुक में दिया होगा, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा जो भी साइड बुक्स आप फॉलो करते हैं, तो सारा क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट इसी टॉपिक पे क्लियर हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर बनाएंगे तो वो इजीली बन जाएगा, बहुत ज़्यादा टफ टॉपिक नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चंस, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो अभी हमने लास्ट में डिस्कस किया, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टिल वो काफी इजी टॉपिक है, आप अगर एक बार इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, इसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा जो पहला चैप्टर था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, वो हमारा पॉलिनोमियल्स होगा। पॉलिनोमियल्स को हम लोग स्टार्ट करेंगे, डिस्कस करेंगे उसको अच्छे वे में, पूरा का पूरा पॉलिनोमियल चैप्टर में कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उसको कंप्लीट कर सकूं, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि अगर कोई क्वेश्चन इस चैप्टर का है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, या फिर इस लेक्चर में आपको अगर कहीं पे प्रॉब्लम आई है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो डेट मैं वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूं। और इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, 9th-10th के स्टूडेंट के साथ, या फिर ऐसे स्टूडेंट के साथ जो 10th के किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मैं एक अच्छे फॉर्म में कोशिश कर रहा हूं कि 9th और 10th के पूरे सिलेबस को कवर कर सकूं, क्योंकि अगर हम YouTube की बात करें तो उसमें बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन किसी भी टीचर ने, ठीक है, उसको अच्छे तरीके से पूरा सिलेबस कवर करके नहीं दिया। किसी ने कुछ टॉपिक्स पढ़ाए हैं तो कुछ टॉपिक्स छोड़ दिया है, बहुत लोगों का पढ़ाने का तरीका अलग है, बहुत लोग रील्स की थ्रू पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, आपको ध्यान में रखना है कि आप 1 घंटे के टॉपिक को 10 सेकंड के वीडियो से नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वहां पे आप टाइम पास कर सकते हैं, आपका एंजॉयमेंट हो सकता है, बट आप पढ़ नहीं सकते, ठीक है। पढ़ने का जो तरीका है वो यही है कि आप कंसेप्ट के थ्रू जाएं, पूरे कंसेप्ट को क्लियर करें। और पहले अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप ना करें, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पे जंप करने से आपको लग सकता है 2 से 4 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके मिस हो जाएंगे, जो शायद अगर एग्जाम में आया तो आप सॉल्व ना कर पाए। तो पढ़ने का सही तरीका यही है कि आप किसी भी टॉपिक को पहले कंसेप्चुअली समझें। जब आपको लगेगा कि ये कंसेप्चुअली मेरा क्लियर हो गया, कंसेप्ट वाइज मैंने इस टॉपिक को समझ लिया, तभी उस चैप्टर्स के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने का ट्राई करें, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए थैंक यू।